हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोगों का विमलेश सर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, क्लास 7th का साइंस का चैप्टर है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो आज की वीडियो में, इस वीडियो में ये पूरा चैप्टर हम खत्म करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो शायद आप लोगों ने सुना होगा या स्कूल में पढ़ा भी होगा, तो थोड़ा वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंज है क्या। ये चेंज जो है, ये चेंजेस जो हैं, इनको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना, कैसे एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। तो आइए हम अपना एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, आपकी बॉडी, मेरी बॉडी, है ना। तो उसका एग्जांपल लेके चलते हैं। तो बॉडी में बहुत सारी चीजें होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब आप 6th में थे या 5th में थे, 4th में थे, तो आपकी हाइट अभी जितनी हाइट है उससे बहुत कम रही होगी, है ना। और अब आपकी हाइट थोड़ी बढ़ गई है। तो जो हाइट आपकी बढ़ी है, हाइट में जो इंक्रीज हुआ है आपके, ये क्या है? ये चेंजेस कौन सा चेंज है? ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? सोचिए सोचिए, क्या दिमाग में आ रहा है? तो एक बात तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं आप लोगों को कि इन जनरल जो हम फिजिकल वर्ड सुनते हैं, फिजिकल मतलब एक्सटर्नली जो हम लोगों को दिख रहा है ना। तो अगर आप लोग ऐसे सोचेंगे कि भाई हाइट चेंज हो रही है, फिजिकली ये हम लोगों को दिख रहा है, तो ये क्या है? ये फिजिकल चेंज होगा? नहीं। इन जनरल और साइंस में फिजिकल चेंज का मतलब थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वो जो इन जनरल हम समझते हैं फिजिकल चेंज या फिजिकल अपीयरेंस, उसको आप भूल जाइए। इस समय आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस वाला फिजिकल चेंज याद रखिए, और वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि वो है क्या। जनरली जब आपकी हाइट में ग्रोथ होती है ना, तो हमारी बॉडी क्या हो रही है? फिजिकली ग्रो कर रही है, हाइट इंक्रीज कर रहा है। बट इसके पीछे क्या क्या रिएक्शंस बॉडी के अंदर हो रही हैं, वो देखना पड़ेगा हमको। दरअसल बॉडी में एक हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन, जो बॉडी के अंदर ये ग्रोथ कराता है ना। जो ग्रोथ होती है बॉडी की, हाइट बढ़ती है ना, वेट बढ़ता है, ये सारी ग्रोथ कौन कराता है? वो जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो हाइट की ग्रोथ कराता है बॉडी की, ठीक है। तो अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है, ये क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है ना, एक तरीके का केमिकल है। और ये हमारी बॉडी में कई तरीके की केमिकल रिएक्शंस करता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं और हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है ना। इसी तरीके से तो ये कौन सा चेंज हो गया? ये केमिकल चेंज हो गया। इसी तरीके से हमारे जो नेल्स कंटिन्यूसली बढ़ते रहते हैं, आप नेल्स काटते रहते हैं, फिर वो ग्रो कर जाते हैं, फिर काटते हैं, फिर वो ग्रो कर जाते हैं, तो ये भी क्या है ना, ये एक केमिकल चेंज है। फिजिकल नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि हम जो नेल काट दे रहे हैं उसके बाद नया नेल ग्रो हो रहा है, ग्रो, है ना, केमिकली बन रहा है वो। तो ये क्या है? एक केमिकल चेंज है। जो हमारे जो हेयर बढ़ते हैं, हम हेयर कट करवा लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हेयर ग्रो कर जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो ये भी क्या है? ये भी एक केमिकल चेंज है, ठीक है। क्योंकि इसके लिए कई सारे नए प्रोडक्ट बनते हैं, केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर होती है, जिसकी वजह से ये चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं। तो अब आप लोग कहेंगे सर, ये तो केमिकल चेंजेस के इतने सारे एग्जांपल्स आपने दे दिए, फिजिकल चेंजेस क्या होंगे? तो बिल्कुल, फिजिकल चेंजेस क्या हो सकते हैं? मान लीजिए आपने कहीं पर देख लिया टीवी में कि भाई ये ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी अपने बाल क्या है, कलर करवाऊंगा, रेड कलर करवाऊंगा या ब्लू कलर कराऊंगा, है ना। तो अगर आपने अपने बालों को डाई कर दिया, कलर करा लिया, है ना, कोई डिफरेंट कलर बालों पे कर लिया, तो वो कलर क्या है? वो फिजिकल चेंज है, ठीक है। वो क्या है? फिजिकल चेंज है। वो कलर आपने एक्सटर्नली उस पर अप्लाई किया है, और वो बाद में कलर धीरे धीरे क्या करता है? वो हट भी जाता है ना। तो इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, तो ये क्या है? ये एक फिजिकल चेंज है, ओके। तो अब इन फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि जो केमिकल चेंज होते हैं ना, जो केमिकल चेंज होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल मतलब उनको दोबारा से रिवर्स नहीं किया जा सकता। पहले जिस अवस्था में था उस अवस्था में दोबारा नहीं कन्वर्ट किया जा सकता।
है ना। जैसे ही आपकी हाइट बढ़ गई, है ना, तो क्या अपनी हाइट को आप छोटा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये केमिकल चेंजेस जो होते हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं। बट जब हमने हेयर में कलर किया, डाई किया, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको कुछ केमिकल्स के थ्रू वो कलर्स को हम रिमूव कर सकते हैं, तो वो फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो आइए अब आई थिंक आपको ओवरव्यू जो ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए सिस्टमैटिक वे में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या करना है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या एग्जांपल्स हैं, और कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ओके, चलिए क्लास 7 का चैप्टर है ये। देखिए यहां पर आपको फर्स्ट पेज में ही एक एग्जांपल दिख रहा होगा। फिजिकल के सामने क्या बना हुआ है? एप्पल, है ना, एप्पल बना हुआ है। तो एप्पल को अगर आप जब काट देते हैं तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? नहीं। और एक डिफरेंस और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए कि फिजिकल चेंज में हमेशा एक नया प्रोडक्ट बनता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है। तो अब ये आप बताइए कि अगर हम एप्पल को काट देते हैं तो जो कटा हुआ एप्पल है वो क्या एक नया, कुछ और नया प्रोडक्ट बन गया क्या? रहेगा तो एप्पल ही। तो यहां पर क्या है, ये फिजिकल है। और जो भी कुकिंग से रिलेटेड जो चीजें हैं जिसको हम कुक करते हैं, चाहे कोई भी डिश हो या कोई जंक फूड हो, कुछ भी हो, तो वो जो कुकिंग होती है ना, तो उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वहां पर होता है केमिकल चेंज। क्या होता है केमिकल चेंज, कैसे होता है आगे देखेंगे। चलिए, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम करने वाले हैं पहले हम समझेंगे मैटर क्या होता है ना। ये जो चेंजेस होते हैं ये मैटर में ही तो होते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैटर समझेंगे वो क्या होता है, उसके बाद फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, एंड देन केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए आइए अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैटर क्या है? मैटर व्हाट इज इट? मैटर क्या है? तो कोई भी चीज, कुछ भी जो आप कहीं पर जिसके पास एक अपना मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो होता है क्या? वो होता है मैटर। कोई भी चीज जिसके पास अपना मास है और कुछ वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो क्या है? उसको मैटर बोलेंगे। अब आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, आपकी रूम में जितनी भी चीजें दिख रही हैं, जहां पर भी हैं आप, आपके आसपास जितनी भी चीजें दिख रही हैं, वो सब क्या है? मैटर हैं। क्या है? मैटर है। ये ध्यान रखिए, ठीक है। यहां देखिए, एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस। तो कुछ भी जो जिसके पास अपना मास होता है और एक स्पेस घेरता है, जगह घेरता है, वो होता है मैटर। तो इसके एग्जांपल्स आप लोग देखिए क्या है ना। जो हमारी बॉडी है, ये भी क्या है? मैटर ही तो हुई है। हमारी बॉडी में मास है, बिल्कुल है। और हम स्पेस घेरते हैं कि नहीं? स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं कि नहीं, है ना। आप अपने बेड पे अकेले सोते हो ना, अगर कोई और आ जाए आपके बेड पे तो जगह कम हो जाएगी ना, हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम भी क्या है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो ये भी हम क्या है? हम भी एक मैटर हैं। और क्या, जो वाटर है वो भी क्या है? मैटर है। वाटर भी जगह है ना। बॉटल में अगर हम भर देते हैं तो वहां की जगह फुल हो जाती है ना, तो वाटर भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मैटर है। और बलून भी एक मैटर है, और बलून के अंदर जो एयर होती है वो भी क्या है? मैटर है ना। और आप मुझे बताइए कमेंट में, आप मुझे बताइए कि और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। बहुत इजी है, कमेंट में बताइए कि मैटर के और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा आ गया फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे जो फिजिकल चेंज होता है ना, जब फिजिकल चेंज होता है तो उसकी जो भी चेंज होता है, तो जिस भी मटेरियल में चेंज हुआ, जिस भी मैटर में चेंज हुआ, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी पहले थी
वही चेंज होने के बाद भी वही उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी, उसकी प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी। तो जिस चेंजेस में, है ना, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, वो होता है फिजिकल चेंज, है ना। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे शेप, किसी भी मटेरियल का शेप में चेंज हो जाना, है ना, साइज में चेंज हो जाना, या कुछ कुछ कलर्स में भी कभी चेंज हो जाना, है ना, ये सब क्या है। और या स्टेट, है ना, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, ये सारी चीजें, ये स्टेट में चेंज हो जाना, तो ये सब क्या है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। मोस्ट फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल। मोस्ट मैंने क्यों बोला, क्योंकि कुछ फिजिकल चेंज है जो इरिवर्सिबल भी होते हैं। अब जैसे आप इसका एग्जांपल्स, जैसे क्या कह सकते हैं हम, जैसे कोई पेपर है, जो आपकी नोटबुक का पेपर है ना, उसको अगर हम फाड़ दें, दो पार्ट में अलग कर दें, तो ये कौन सा चेंज है, कोई नया प्रोडक्ट बन गया क्या, नहीं ना, वो है तो पेज ही, टूट, इधर ये वाला भी पेज है, ये वाला भी पेज है ना, पेज ही था पहले और पेज ही रह गया, बस उसको हमने फाड़ दिया। तो ये क्या है, ये कोई फिजिकल चेंज है। लेकिन क्या इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। या तो आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, कोई ट्री है, अगर उसको हमने काट दिया, तो वो कौन सा चेंज है, ट्री काटने के बाद तो रहेगा तो वही मटेरियल, है ना, लेकिन वहां पर जो भी हमने काटा है रहेगा तो वही मटेरियल। ठीक है, लेकिन उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन है वो फिजिकल चेंज। तो इसीलिए मैंने बोला कि जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं ज्यादातर क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन कुछ फिजिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल भी होते हैं, जिनको हम दोबारा से उसी स्टेट में नहीं कर सकते। ठीक है, तो आइए देखिए क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन वगैरह भी थोड़ा पढ़ लीजिए। ठीक है, और जो चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, ध्यान रखिए, ये आपको नोट करने हैं, ये सारी चीजें नोट करेंगे, और इसी को जब आप रिवाइज करेंगे कभी भी आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद, तो ये चैप्टर आपने कैसे पढ़ा था, कैसे समझा था, वो फिर से यादें ताजा हो जाएंगी, सारी चीजें आपको दोबारा से रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है अ चेंज। अब मैंने जो आपको बताया वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, एक बार मैं पढ़ देता हूं। ठीक है, अ चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस चेंज, एक ऐसा चेंज जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। अ चेंज ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज, सच एज, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, जैसे उसके शेप में चेंज हो गया, कुछ उसका साइज में चेंज हो गया, पोजीशन में चेंज हो गया, स्टेट में चेंज हो गया, है ना, बट द केमिकल कंपोजिशन रिमेन द सेम इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज। जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही रहती है। जैसे अगर एप्पल है, एप्पल को मैंने दो पार्ट में काट दिया, तो दोनों पार्ट कट के अलग तो हो गए, लेकिन वो क्या है, वो है तो एप्पल, ये भी एप्पल, ये भी एप्पल, फिजिकल प्रॉपर्टी तो वही है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी वही है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी वही है, लेकिन यहां पर जो चेंज हुआ है वो चेंज कैसा है, कैसा है, फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज। ठीक है, यहां पर केमिकल प्रॉपर्टी बदल नहीं रही है, देखिए ये भी एप्पल है, ये भी एप्पल है, तो केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की सेम ही है, काटने के बाद भी तो केमिकली कुछ चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है। सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, शेप, साइज, पोजीशन, स्टेट मतलब या तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, या तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, या गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ये सब क्या है, ये स्टेट चेंज कर रहे हैं, है ना। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। अब आगे देखिए, दीज चेंजेस मोस्टली रिवर्सिबल एंड टेम्परेरी। तो ये चेंजेस जो होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, और क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। मोस्टली क्यों बोला गया, क्योंकि कुछ फिजिकल चेंजेस भी क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। एग्जांपल्स मैंने दे दिया आप लोगों को। ओके, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड,
तो जब फिजिकल चेंज होता है कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है ना, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है यहां पर, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो गए, जैसे कि स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, रबर बैंड है उसको आप खींचो, खींचे, पहले ऐसे था फिर खींच के हमने उसको क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, तो क्या वो रबर बैंड चेंज हो गया? क्या है तो रबर बैंड ही, उसका बस साइज चेंज हो गया है ना, कोई चेंज केमिकली कोई चेंज आ रहा है, नया प्रोडक्ट बन रहा है नहीं, तो वो क्या है, वो एक फिजिकल चेंज है। और मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स है, वैक्स को अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे वो मेल्ट हो जाएगा है ना, फिर उसको हम क्या करेंगे, रख देंगे ठंडा होने के लिए, तो फिर वो क्या करेगा, सॉलिड बन जाएगा है ना। तो ये चेंजेस क्या है, ये फिजिकल चेंज है क्योंकि इसको रिवर्स किया जा रहा है ना, और कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, ठीक। और क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोगों को समझने के लिए, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस जब पिघल जाती है ना, फ्रिज से आपने फ्रीजर में से आइस निकाला रख दिया, थोड़ी देर बाद उसको हीट मिलेगी, गर्मी मिलेगी, तो पिघल के क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, मेल्ट करके वाटर बन जाएगा ना। तो आइस वाटर बन गया, वो पहले सॉलिड था अब लिक्विड हो गया, तो यहां पर स्टेट तो चेंज हो गया, लेकिन क्या केमिकल प्रॉपर्टी कोई चेंज हुई? पहले भी वो वाटर ही था है ना, सॉलिड फॉर्म में, और अभी भी वो वाटर ही है, तो यहां पर फिजिकल चेंज हुआ। फिर आप फ्रीज में डाल दोगे फिर से वो सॉलिड बन जाएगा है ना, आइस बन जाएगा फिर से, ठीक है। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक। और हैमरिंग ऑफ मेटल्स इनटू शीट्स, ठीक है, हैमरिंग ऑफ मेटल्स इनटू शीट्स, तो कोई मेटल है ना, उसको पीट के, हैमर से पीट पीट के शीट्स में बना दिया, प्लेट्स बना दिए हमने, तो क्या ये फिजिकल चेंज है या केमिकल? कोई नया प्रोडक्ट थोड़ी है, तो वो मेटल ही, पहले आयरन, अगर आयरन था तो आयरन ही तो रहेगा, पीटने के बाद भी, उसको पतला करने के बाद भी है ना, उसकी प्लेट्स बना दी तो भी तो रहेगा मेटल है ना, कोई नया प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं। अगर आयरन वाला मेटल है तो आयरन ही रहेगा है ना, फिर उसको मेल्ट करके हम दूसरा शेप भी उसको दे सकते हैं। तो ये क्या है, ये भी सब क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आप खुद भी बना सकते हो, आई होप आप लोग बना लोगे, और आप लोग कमेंट में भी मुझे बताओगे कि क्या क्या और एग्जांपल्स हैं फिजिकल चेंजेस के, ठीक है। तो ये समझ में आ गया फिजिकल चेंजेस। देखिए ये फ्रूट्स अगर हम काट देते हैं है ना, एप्पल्स को हमने काट दिया है ना, ये कैरेट है, कैरेट को हमने काट दिया, तो ये फ्रूट्स क्या बदल गए क्या? रहेंगे तो एप्पल ही, रहेंगे तो ये बनाना ही है ना। तो यहाँ पर कोई केमिकल कोई चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ फिजिकली चेंज हो रहा है, इसमें इसके शेप को हम चेंज कर दे रहे हैं काट के, इसके साइज को छोटा कर दे रहे हैं, तो ये फिजिकल चेंज है। यहाँ पर कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, जो प्रोडक्ट पहले था, जो उसका केमिकल कंपोजिशन पहले था वही बाद में भी है, तो यहाँ पर कोई भी केमिकली चेंज नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये क्या है, फिजिकल चेंज है। समझ में आ गया? आगे बढ़ू, पक्का ना? चलिए अब आ जाते हैं केमिकल चेंज, ठीक है। अब केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? वो चेंजेस, सबसे पहला तो जो सबसे पहली बात है, जो इरिवर्सिबल होते हैं। अगर चेंज हो गया तो हो गया, आपकी हाइट बढ़ गई तो बढ़ गई, अब उसको छोटी थोड़ी कर पाओगे है ना, नहीं कर पाओगे ना, तो वो है केमिकल चेंज। तो बेसिकली अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर और है, कोई भी केमिकल चेंज जब होता है, कोई भी केमिकल चेंज जब होता है, तो उस चेंज को करवाने के लिए केमिकल रिएक्शंस होती हैं। क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शंस। तो हमेशा केमिकल रिएक्शंस ही केमिकल चेंज कराती हैं, ठीक है। अभी बहुत से एग्जांपल्स हैं, उसके थ्रू हम लोग समझेंगे। तो हमेशा जहां पर केमिकल चेंज हो रहा है, इसका मतलब वहां पर केमिकल रिएक्शंस भी हो रही हैं। केमिकल चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शंस भी हो रही हैं, बिना केमिकल रिएक्शंस के केमिकल चेंज नॉट पॉसिबल। ओके, तो आइए देखते हैं क्या है द चेंज दैट इन्वॉल्व चेंजेस इन कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जिस चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके कंपोजिशन में चेंज आता है, वही चेंजेस क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस होते हैं। तो द चेंजेस दैट इन्वॉल्व चेंजेस इन कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और कॉल्ड केमिकल चेंज। ये तो हो गई क्या?
ये तो हो गया डेफिनेशन। क्या हो गया? ये हो गया डेफिनेशन। ठीक, और आगे, ठीक, केमिकल चेंज अकर्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि किसी भी केमिकल चेंज को कराने के लिए केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए। These changes are irreversible. These changes are irreversible and permanent. तो ये जो चेंजेस होती है ना, इनको हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते, ये परमानेंट चेंजेस हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। A new substance is formed in chemical changes. तो हमेशा जब केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, तो एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले जिनसे वो बना हुआ है उनसे उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो इसका एक एग्जांपल बता दूं, मैं आप लोगों को बता दूं। यहां पर देखिए, यहां आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनता है? तब बनता है H2O। H2O क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर है। ये हाइड्रोजन क्या है? ये गैस है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन भी गैस है। और ये क्या है? ये है लिक्विड, है ना? लिक्विड है कि नहीं है? तो ये इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का ये जो एरो है ना, इसके जो लेफ्ट साइड की वैल्यूज हैं इनको बोलेंगे हम रिएक्टेंट्स। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स, है ना? ये जो एलिमेंट्स हैं लेफ्ट हैंड साइड एरो के, इनको बोलेंगे रिएक्टेंट्स। और ये जो राइट हैंड साइड पे इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। और ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। और केमिकल रिएक्शन ही क्या कराता है? केमिकल चेंज। ठीक, अब जो मैं समझाने वाला था कि एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसकी प्रॉपर्टी जिन चीजों से वो बना है उससे डिफरेंट होती है, उससे अलग होती है। देखिए आप लोग कैसे। तो जब कहीं पर आग लगती है, आग, बर्निंग, है ना? जब आग लगती है तो जलने के लिए, आग को जलाने के लिए क्या जरूरी होता है? बताइए। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होगा जहां पर, वहां पर आग आप जला ही नहीं पाएंगे, है ना? तो ऑक्सीजन जलाने के लिए, आग जलाने के लिए ऑक्सीजन क्या है? बहुत जरूरी है ना? बहुत जरूरी। ठीक है भाई, चलो ये तो समझ में आ गया। तो लेकिन जब ऑक्सीजन को हम हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं ना, तो उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है वाटर। और वो जो वाटर बना है वो तो आग बुझाता है ना। कहीं पर आग लगेगी तो आप क्या करोगे? वाटर फेंक दोगे, वो आग बुझ जाएगी, है ना? लेकिन वाटर बना किससे है? जो आग जलाता है, ऑक्सीजन, जो आग जलने के लिए जरूरी होता है। तो आप देखिए यहां पर प्रॉपर्टीज कितनी बदल गई, है ना? केमिकल प्रॉपर्टी जो है इसकी, ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है वाटर, कितनी बदल गई। इसके रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टी आग जलाने में हेल्प करती थी, लेकिन इससे जो प्रोडक्ट बना है उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो इतनी ज्यादा डिफरेंट है कि ये तो आग बुझाती है ना? तो यहां पर इसका मतलब यही हुआ, दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल एंड परमानेंट। ये पढ़ लिया था। अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन केमिकल चेंज। न्यू सब्सटेंस। तो यहां पर जो ये वाटर बना है ना, ये क्या है? ये केमिकल रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस बन गया। इनके जो रिएक्टेंट्स थे इनसे इसकी प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट है। क्या है? एकदम डिफरेंट है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और यही होती है केमिकल रिएक्शन, ये, ठीक है, यही केमिकल रिएक्शंस होती है। और जो रिएक्टेंट्स होते हैं जिनसे वो केमिकल रिएक्शंस होती है उसको बोलते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है पूरी डिफरेंट होती है। एक नई केमिकल प्रॉपर्टी, नया प्रोडक्ट और नए उसके यूजेस भी होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पर हमने समझ लिया कि किस तरीके से नया प्रोडक्ट बन रहा है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल चेंज कैसे हो रहा है। अब बताइए, कोई समस्या हो रही है?
नहीं हो रही होगी समस्या, ठीक है, अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं तो। ओके, अब क्या है, कुछ एग्जांपल्स इसके हैं, जैसे जब फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से जब क्या बन जाती है, मिल्क से जब कर्ड बन जाता है, दही जब बन जाती है, तो दही को दोबारा मिल्क नहीं बनाया जा सकता, है ना, क्योंकि ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन इसके अंदर होती है जिससे कि एक नया प्रोडक्ट बन जाता है कर्ड, दही। अब दही की जो प्रॉपर्टीज हैं, दही आप लोगों ने तो खाई होगी और दूध भी पिया होगा, तो दही की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पूरी डिफरेंट है किससे, दूध से, है कि नहीं, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं और जिसके थ्रू, जिन केमिकल रिएक्शंस के थ्रू वो मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट होता है ना, तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड, अब आप लोग बताइए, आपने खाया पिज्जा, अब पिज्जा तो डाइजेस्ट हो गया पेट में जाके, हो गया ना, तो वो डाइजेस्टेड पिज्जा जो है उससे क्या दोबारा पिज्जा बन सकता है, नहीं बन सकता ना, तो वो क्या है, वो एक नया प्रोडक्ट वहां पर केमिकल चेंज हो गया है, तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो डाइजेशन, जो फूड का डाइजेशन भी है वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। और क्या हो सकता है, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, अभी तो दिवाली जस्ट बीती ही है, तो आप लोगों ने क्रैकर्स, पटाखे फोड़े, जलाए, अगर जलाए हैं तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन पटाखे जलाए नहीं जाते, क्रैकर्स नहीं फोड़े जाते बेटा, इतना पॉल्यूशन हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो जहां पर जब हम क्रैकर्स जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, तो वो भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होता है ना। अगर आपने कोई बम जलाया और वो फट गया, तो दोबारा से उस बम बना सकते हैं क्या, उसके जो उसके चीथड़े उड़े या उससे जो धुआं निकला, जो आवाज निकली, जो लाइट निकली, उससे क्या दोबारा वो क्रैकर्स जो आपने फोड़ा वो बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, क्योंकि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल चेंज हुआ, है ना, और वो बहुत तेज, उस केमिकल रिएक्शंस का क्या क्या इफेक्ट हुआ, उसमें से आवाज निकली, साउंड निकली, लाइट भी निकली, है ना। तो ये सारी चीजें भी अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ क्रैकर भी एक क्या है, केमिकल चेंज का एग्जांपल है। और कुकिंग ऑफ फूड, ये कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही मैंने सेलेक्टिव एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक है, कंफ्यूजिंग वाले। अब जब हम किसी भी चीज को कुक करते हैं, है ना, कोई भी बन रही है, बढ़िया सी सब्जी बन रही है, दाल बन रहा है ना, कुछ भी बन रहा है, तो जब हम किसी भी चीज को कुक करते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर केमिकल रिएक्शंस होती हैं और केमिकल चेंज होता है ना। यहां पर देखिए, जब हम ऑमलेट बनाते हैं तो यहां पर तो कुछ और था, लेकिन यहां पर देखिए कुछ और बन जाता है। जब इसको हीट मिलती है तो यहां पर केमिकल रिएक्शंस होती है और एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। शायद उसका टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो जाता है और उसके जो केमिकल कॉम्पोजिशंस हैं वो भी बदल जाते हैं। तो कुछ भी बन रहा है, आलू की सब्जी बन रही है ना, पनीर बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो अगर हम उसको कुक कर रहे हैं तो वहां पर केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से केमिकल चेंज होता है। ओके, समझ में आ गया। तो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज बहुत ही डिटेल से हमने समझ लिया, ठीक है। आई होप कि अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करने में कि क्या केमिकल चेंज होता है और क्या फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। तो आइए कुछ चीजें और हैं जो केमिकल चेंज में हैं, वो थोड़ा पढ़ना कम, थोड़ा समझो। ये जो मैंने यहां पर नोट्स बनाए हैं, ये आप लोग इसको थोड़ा सा स्टॉप करके इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है वैसे, है ना। ये कंटेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको रिवीजन के लिए हेल्प करेंगे, ये नोट करना बहुत जरूरी है। और एग्जाम में जब कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो उनमें भी इसी तरीके से लिखना भी पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसमें जो लिखा हुआ है वो मैं आप लोगों को बताता हूं कि कोई भी चीज नई, कोई भी नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, नया प्रोडक्ट क्या हो सकता है, जैसे मेडिसिन बनानी है, प्लास्टिक की बॉटल्स बनानी है, प्लास्टिक का फॉर्मेशन करना है ना, कुछ भी नई चीज का अगर फॉर्मेशन करना है तो वहां पर केमिकल रिएक्शंस करानी पड़ती है। क्या कराना पड़ता है, केमिकल रिएक्शंस करानी पड़ती है। तो नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने पढ़ा भी है कि केमिकल चेंज, जब केमिकल रिएक्शन होती है
तो केमिकल चेंज होता है, और जब केमिकल चेंज होता है तो एक नया प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? नया प्रोडक्ट बनता है। ओके, नया प्रोडक्ट अभी बताया था मैंने, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो क्या बनता है? वाटर बनता है, तो नया प्रोडक्ट बनाना। इसी तरीके से यहाँ कुछ भी जो नया प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो किसकी हेल्प से बनाया जा रहा है? केमिकल चेंज की हेल्प से बनाया जा रहा है, केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से बनाया जा रहा है। तो इसमें आपके मेडिसिन भी आ जाती हैं, और ये प्लास्टिक के बॉटल्स वगैरह, जो प्लास्टिक के सारे सामान वो भी आ जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आपको आप अपने रूम में दिख रही हैं, उसका जो फॉर्मेशन हुआ उनमें से ज़्यादातर चीज़ें केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही बनाई गई हैं। ठीक है, तो आइए एक बार पढ़ लेते हैं इसको। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो केमिकल चेंजेस क्या है? बहुत जरूरी है कि नहीं? बहुत जरूरी है। ठीक है, ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। जो भी नए नए सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं वो केमिकल चेंज की हेल्प से ही बनाए जाते हैं, या केमिकल चेंज का ही रिजल्ट होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, if a metal to be extracted from an ore such as iron from an iron ore, we need to carry out a series of chemical changes. हाँ, ये पॉइंट थोड़ा समझ लीजिए कि जब कोई मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है, कोई मेटल हो गया, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कुछ भी जब मिलता है, कहाँ से मिलता है? अर्थ के अंदर से, धरती के अंदर से जब खोद के निकाला जाता है, क्या? ओर। तो उसमें वो हर मेटल्स के अलग अलग अपने ओर होते हैं, ओर्स, जिसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जब ओर मिलता है कहीं पर, है ना, तो उसके अंदर जो मेटल, मान लीजिए आयरन का ओर मिल गया कहीं से, है ना, कहीं खुदाई हो रही है तो वहां से आयरन का ओर मिल गया, तो उस ओर में आयरन तो है, लेकिन आयरन के साथ साथ बहुत सारे और कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं, है ना। तो इन सब चीजों में से आयरन भी प्रेजेंट है बहुत सारे कंपाउंड्स के फॉर्म में, दूसरे दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करके कंपाउंड बना रखा है। तो वहां से आयरन को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, तो वो जो आयरन का एक्सट्रैक्शन है ओर से, या किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन है उसके ओर से, वो किसकी वजह से होता है? वो किसकी हेल्प से होता है? केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से होता है। यहां पर वो बताया गया है। ठीक है, जो मेडिसिन बनाई जाती हैं वो भी एक चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से बनाई जाती है। जो मेडिसिन बनती है ना, आपने तो देखी होंगी घरों में, आपके मेडिसिन तो आजकल हर घरों में दिखता है ना। तो मेडिसिन जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो भी लैब में बनाई जाती हैं और केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही बनाई जाती हैं, और इसमें जो रिएक्शंस होती है उसकी वजह से इसमें क्या है? केमिकल चेंज आता है। तो ये सब क्या है? केमिकल चेंज का ही ये एग्जाम्पल है, जितनी भी मेडिसिन बनती हैं। ठीक है, ओके। यूजफुल न्यू मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक, है ना, ये सारी चीजें केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही बनाई जाती हैं, है ना। सोप हो गया, डिटर्जेंट्स हो गए, है ना, तो ये सारी चीजें क्या है? ये केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही बनाई जाती हैं, जितनी भी यूजफुल चीजें हैं। ओके, ठीक है। इंडीड, तो यहां से हमको क्या पता चल रहा है? एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल। ठीक है, तो नया जो मटेरियल डिस्कवर होता है वो उसके केमिकल रिएक्शंस या केमिकल चेंजेस की वजह से होता है। केमिकली उसको बनाया जाता है, कोई नया मटेरियल अगर क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो ये देखिए, ये ओर है, ये जो है ये ओर दिया हुआ है, ये मेडिसिन है, ये प्लास्टिक के सामान हैं जो बनाए जाते हैं केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। ठीक है, चलिए अब प्लास्टिक में ये मत समझिएगा जैसे अब प्लास्टिक की बॉटल्स हैं उसको मेल्ट करके दूसरा शेप प्रोवाइड कर दिया तो वो तो फिजिकल रिएक्शन हो जाएंगी, है ना, वो फिजिकल चेंज हो जाएगा, है ना। प्लास्टिक ही जब बनाई जाती है डिफरेंट एलिमेंट से मिला के, वहां पर वो केमिकल चेंज है। प्लास्टिक को पिघला के बॉटल से कंटेनर बना देना ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब एक केमिकल चेंज होता है,
जब एक केमिकल चेंज होता है या केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें एक नया प्रोडक्ट तो बनता ही है। एक नया प्रोडक्ट जिसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है वो तो बनता ही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। उसके साथ साथ उसमें हीट भी निकल सकती है, कोई गैस भी निकल सकती है ना, वो साउंड भी निकल सकती है उस केमिकल रिएक्शंस में, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें उस प्रोडक्ट के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, है ना। आइए देखते हैं, इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट द फॉलोइंग में अकम्पनी अ केमिकल चेंज। एक केमिकल चेंज में कई सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि हीट निकल सकती है, केमिकल चेंज में हीट निकल सकती है, लाइट निकल सकती है, और कोई अलग रेडिएशंस भी आ सकती है, साउंड भी निकल सकता है ना। कोई एक स्मेल भी आ सकती है उसमें से जब केमिकल रिएक्शंस होती है ना। जब घर में कोई अच्छा सा खाना बनता है, उसमें मसाले डाले जाते हैं, है ना, बहुत सारे फ्लेवर्स डाले जाते हैं, तो खुशबू आती है ना। तो जब कोई चीज़ कुक होती है तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है और वहाँ से एक स्मेल भी प्रोड्यूस होती है ना। तो एक केमिकल रिएक्शन में स्मेल भी निकल सकती है ना। और वो स्मेल कैसी हो सकती है, न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ, न्यू स्मेल, क्योंकि प्रॉपर्टीज नई आती हैं, है ना। जब केमिकल रिएक्शंस होती है तो नई प्रॉपर्टीज निकल कर आती हैं, बनती है, ठीक है। कलर भी चेंज हो सकता है ना, कलर भी चेंज हो सकता है केमिकल रिएक्शन में, और कोई गैस भी निकल सकती है ना, कोई अदर गैस भी निकल सकती है जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली केमिकल रिएक्शंस में, और ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं प्लीज़ 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 आप लोग इसको नोट जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ओके, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स हैं केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज के, वो देख लेते हैं, ठीक। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो एक मैग्नीशियम एक मेटेलिक रिबन, एक मेटल है ना, मेटेलिक एलिमेंट्स है जिसकी एक रिबन बनाई जाती है, एक रिबन होती है मैग्नीशियम की इस तरीके से। तो जब हम इसको बर्न करते हैं, इसको जलाते हैं, है ना, जब जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो जब जलाते हैं तो क्या होता है, एक पाउडरी सब्सटेंस जिसको हम एस बोलते हैं, एसेस, है ना। तो वो एक पाउडरी सब्सटेंस बनता है, राख, है ना। तो वो क्या है, वहां पर जब हम उसको जला रहे हैं मैग्नीशियम रिबन को, तो क्या हो रहा है, वहां पर एक केमिकल रिएक्शंस हो रही है जो केमिकल चेंज कराती है और एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम रिबन इट रिएक्ट्स विद एयर टू फॉर्म एस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मान लीजिए मैग्नीशियम जिसका फॉर्मूला होता है Mg, क्या होता है, Mg, ओके, ठीक है। मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से जिसका फॉर्मूला होता है O2, ठीक है, क्या होता है, O2, तो बनता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए मैग्नीशियम जो रिबन है, मैग्नीशियम रिबन, उसको जब जलाते हैं तो जलाएंगे तो क्या होगा, हमेशा जलने के लिए या बर्निंग के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है। तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और जब जलता है जो राख मिलती है, जो एस मिलती है, वो क्या है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अब वो जो राख मिली है उसको अगर हमने पानी में घोल दिया, क्या कर दिया, पानी में डिसॉल्व कर दिया, हाँ, पानी में डाल के घुमा दिया, है ना, जैसे क्या बनाते हैं, है ना, शरबत पिया है आप लोगों ने, या कोई ड्रिंक्स वगैरह अगर बनानी होती है तो उसमें हम मिक्स करते हैं ना कुछ। तो वैसे ही अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो राख है उसको हमने वाटर में मिक्स कर दिया तो यहां पर फिर से केमिकल रिएक्शन होगी और फिर से केमिकल चेंज होगा और एक नया प्रोडक्ट, यहां पर नया प्रोडक्ट बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब वाटर में डाल देते हैं तो एक और नया प्रोडक्ट बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड जब हमने पानी में घोल दिया, H2O पानी में घोल दिया, तो बन जाएगा क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पर दोबारा से एक केमिकल रिएक्शन हुई और दोबारा से एक नया प्रोडक्ट बन गया जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी नई है और इससे इससे डिफरेंट है। तो यहां पर जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया गया, जलाया गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, नया प्रोडक्ट और प्रॉपर्टी भी इससे डिफरेंट। और फिर इसको जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर दिया गया तो यहां भी केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल चेंज हुआ और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इसका फॉर्मूला ये रहा। और यहां पर ये भी जो प्रोडक्ट है वो भी क्या है, एक नया प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये आता है आपकी सिलेबस का है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो किस तरीके से बर्निंग होती है, क्या रिएक्शंस होती हैं, ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को। ओके, अगले एग्जांपल पे चलते हैं। क्या है, विनेगर इज मिक्स्ड। ठीक है, अब जब विनेगर को हम मिक्स करते हैं बेकिंग सोडा के साथ, बेकिंग सोडा बहुत सुना होगा आप लोगों ने घरों में, है ना, बेकिंग सोडा। तो जब हम विनेगर को मिक्स करते हैं बेकिंग सोडा के साथ तो होता क्या है, क्या होता है व्हेन, अब विनेगर का फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले ये देख लेते हैं। विनेगर होता है, ये होता है CH3COOH, इसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, जिसको ऐसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं और इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, लेकिन ये इनका क्या है, कॉमन नेम है विनेगर, जिसका फॉर्मूला ये है, और ये बेकिंग सोडा है, इसका फॉर्मूला ये है। तो जब विनेगर को बेकिंग सोडा के साथ हम मिक्स करते हैं, मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके साथ कुछ अदर सब्सटेंस भी बनते हैं। मैंने बताया था ना कि एक प्रोडक्ट के साथ साथ कई सारे नए प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको, जो इंपॉर्टेंट नहीं होते, है ना, तो उसको हम बाई प्रोडक्ट बोल देते हैं। तो इसमें इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ और भी चीजें बनी जिसको मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब ये जो केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन जब होती है तो क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है। वो नया प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और कुछ और भी है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, तो उसको हमने यहां पर इन्वॉल्व नहीं किया। ठीक है, अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर में पास करते हैं। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ये क्या है, ये है लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, थोड़ा अच्छे से लिख दूं, चलिए भाई लिख देता हूं, CaOH ट्वाइस। ठीक है, ये क्या है, ये है लाइम वाटर। लाइम वाटर में जब हम यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना उसको हम पास कर देते हैं, उसमें हम डाल देते हैं, है ना, CO2 को, तो यहां पर भी एक केमिकल रिएक्शन दूसरी होती है और यहां पर इससे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये लाइम वाटर है, ये लाइम, दो स्लाइड ले ली, यहां देखिए केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही समझा रखा है। ठीक है, यहां पर एक टेस्ट ट्यूब है, यहां पर भी एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमने डाल दिया विनेगर और बेकिंग सोडा, विनेगर और बेकिंग सोडा इसके अंदर डाल दिया और इसको एक पाइप से कनेक्ट कर दिया गया है एक दूसरे इसमें टेस्ट ट्यूब में, जिसके अंदर भरा हुआ है क्या, जिसके अंदर भरा हुआ है लाइम वाटर ये। ठीक है, तो जब ये विनेगर और बेकिंग सोडा रिएक्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, बनी ना, तो ये गैस जब बनेगी तो ऊपर उठेगी, इस पाइप के थ्रू दूसरे वाले कंटेनर में जाएगी, दूसरे वाले कंटेनर में जाएगी, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से रिएक्ट करेगा उस कंटेनर में तो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके जो है प्रेसिपिटेट टाइप या यहां पर आपको व्हाइट से सब्सटेंस दिखने लगेंगे, है ना। ये जो है
ये जो लाइम वाटर है ये क्या कर जाएगा, एक मिल्की बन जाएगा, मिल्की, मिल्क की तरह, मिल्क की तरह इसका अपीयरेंस हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आ चुकी है और रिएक्ट करके उसको क्या बना रही है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रही है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये दो रिएक्शंस एक साथ बताई गई हैं, एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, तो ये उनके नाम और केमिकल फॉर्मूले ये याद होने चाहिए आप लोगों को। ठीक है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे बढ़े, बढ़ जाए, बताइए, बढ़ जाएगा आगे। ठीक है, तो इसके बाद अगला एग्जांपल है रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट, रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब यहां पर देखिए कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट क्या होता है, ये होता है CuSO4, क्या होता है, CuSO4, ये है कॉपर सल्फेट को जब हम रिएक्ट कराएंगे किससे, आयरन से, किससे रिएक्ट कराएंगे, आयरन से, ये आयरन का फॉर्मूला है। ठीक है, ये आयरन एलिमेंट का सिंबल है। ठीक है, तो जब हम कॉपर सल्फेट को आयरन से रिएक्ट कराते हैं, ये देखिए ये कॉपर सल्फेट है, ये क्या है, ये कॉपर सल्फेट है, दिख रहा है ना, कैसा, ब्लू, कॉपर सल्फेट। ठीक है, और ये है आयरन, ये नेल है, आयरन नेल। ठीक है, तो जब कॉपर सल्फेट के अंदर हम क्या करते हैं, आयरन को डाल देते हैं, क्या करते हैं, आयरन को डाल देते हैं, तो क्या होता है, वहां पर एक केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, जो आयरन होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, आयरन जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो आयरन क्या करता है, आयरन जाएगा इस कॉपर को क्या करेगा, धक्का देके सल्फेट से अलग कर देगा, आयरन को धक्का, इसको कॉपर को आयरन क्या करेगा, धक्का देके सल्फेट से अलग कर देगा। क्यों, क्योंकि उसके पास रिएक्टिव पावर ज्यादा है आयरन के पास, तो उसको कूट के उसको अलग कर देगा, भगा देगा उसको, है ना, और अपने इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा क्या, आयरन सल्फेट। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हो जाएगा FeSO4, FeSO4, कॉपर को बाहर निकाल दिया इसने, देख लीजिए। ठीक है, ये होता है केमिकल रिएक्शन में। तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शंस को जहां पर एक एलिमेंट दूसरे को हटा के खुद रिएक्ट कर लेता है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है। ये आप नोट कर लीजिएगा कहीं, क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं यहां लिख देता हूं, ये एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ठीक, तो यहां पर कॉपर भाई साहब जो हैं वो अलग हो गए, अलग हो गए ना। ठीक, तो ये देखिए, व्हेन वी प्लेस अ आयरन नेल इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर ऐसे समझिए, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ब्लू कलर का दिख रहा है, इसमें हमने क्या डाल दिया, नेल डाल दिया, ये रिएक्शन हो रही है, देखिए ये कॉपर सल्फेट है ना, इसमें हमने नेल को डाल दिया, तो यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन हुई। अब ये जो दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, ये जो ग्रीन दिख रहा है, ये जो ग्रीन है, ग्रीन क्या है, ये है आयरन सल्फेट, क्या है, आयरन सल्फेट। ठीक, और जो नेल पे आपको ब्राउन कलर दिख रहा है ना, ये जो ब्राउन कलर दिख रहा है, ब्राउन कलर का डिपोजिशन, ये क्या है, ये है कॉपर, ये है कॉपर। तो देखिए सॉल्यूशन में आयरन जो है सॉल्यूशन से रिएक्ट कर जाता है और कॉपर को भगा देता है, तो कॉपर को कोई जगह मिलती नहीं है, तो आयरन पे जाके चिपक जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। तो ये आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम, बहुत ज्यादा। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो पहले ये सॉल्यूशन था ब्लू कलर का जो कि कॉपर सल्फेट था, जब आयरन से रिएक्ट हुआ तो ये आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया जो कि ग्रीन हो गया, केमिकल रिएक्शन हुई, यहाँ पर नया प्रोडक्ट बन गया,
है ना, और कॉपर जो है वो निकल गया और चिपक जाता है नेल पे ब्राउन कलर के फॉर्म में। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लग जाती है ना, जब भी कोई आयरन का सामान होता है, आयरन या स्टील का कोई सामान घर में है, आप लोग देखेंगे कि अगर वो उस पर थोड़ी मॉइस्चर उसको मिल रही है और एयर मिल रही है तो उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाती है, रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है ना, ब्राउनी से सब्सटेंस उस पर डेवलप होने लगेंगे, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रस्टिंग। क्या बोला जाता है? रस्टिंग। ठीक है, समझ में आ गया? तो आइए देखते हैं रस्टिंग क्या है। तो बेसिकली रस्टिंग मैंने आप लोगों को बताया कि जब आयरन या स्टील के जो सामान होते हैं उसको हम एयर में एक्सपोज करते हैं जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और साथ ही साथ मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, ह्यूमिडिटी भी है, तो उस केस में जो ऑक्सीजन होता है और वाटर होता है उस आयरन से रिएक्ट करके उसको क्या करेगा, रस्टिंग का प्रोसेस होने लगता है और जंग सी लगने लगती है ना। ये भी एक क्या है, एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का, और ये ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिससे वो जो मेटल है, जो आयरन है, वो कोरोड होने लगता है, खराब होने लगता है। तो रस्टिंग एक प्रोसेस है जिससे वो जो आयरन है वो कोरोड हो जाता है, खराब होने लगता है ना, गलने सा लगता है, गलने लगता है ना। तो ये कोरोसिव ये रिएक्शन है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। ठीक है, तो आइए देखिए, ये देखिए जो नेल्स आप लोगों को दिख रही है ना, चमक नहीं रही है ये। जनरली नई नेल आप जब खरीदोगे तो वो मतलब सिल्वर कलर का दिखेगा आपको और वो चमकता हुआ दिखेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ब्राउन सी एक लेयर का फॉर्मेशन हो गया है, वहां पर रस्टिंग हो गई है वो आयरन नेल्स पे। ठीक है, तो ये है रस्टिंग ऑफ आयरन। यहां पर क्या है, रस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन लेयर। रस्टिंग क्या प्रोसेस है, ब्राउन लेयर का फॉर्मेशन होता है ऑन द आयरन एंड स्टील की चीजों पे जब हम उसको एयर में एक्सपोज्ड करते हैं। मॉइस्ट एयर मतलब एयर, ऑक्सीजन भी है, और मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर भी है। अ ब्राउन फ्लेकी लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ देयर सरफेस, है ना। तो जब हम आयरन या स्टील की चीजों को मॉइस्ट एयर में एक्सपोज करते हैं तो वहां पर एक केमिकल रिएक्शन होती है और एक ब्राउन फ्लेकी लेयर जो है आयरन के ऊपर बन जाती है, फॉर्म हो जाती है। इसी को बोलते हैं क्या, रस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, दिस ब्राउन लेयर ऑफ आयरन ऑक्साइड। ठीक है, अब ये ब्राउन जो लेयर होती है, ब्राउन जो लेयर होती है ये क्या होती है, ये जब आयरन Fe रिएक्ट करता है वाटर H2O और ऑक्सीजन O2 से, तो एक क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड नया प्रोडक्ट बनता है जो ब्राउन कलर का लेयर इसके ऊपर बन जाता है। ठीक है, तो दिस ब्राउन लेयर ऑफ आयरन इज हाइड्रेटेड आयरन। हाइड्रेटेड आयरन मतलब उसके अंदर मॉइस्चर भी होता है, वाटर मॉइस्चर भी होता है, यही है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है और इसको क्या बोलते हैं, रस्ट भी बोलते हैं। और ये क्या है, एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है और ये इरिवर्सिबल चेंज है। केमिकल चेंज है तो इरिवर्सिबल होगा ही होगा, मस्ट है, समझिए इसको। द टू एसेंशियल कंडीशन फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग के लिए दो कंडीशन जरूरी हैं। दो कंडीशन क्या, एक तो ऑक्सीजन चाहिए और दूसरा मॉइस्चर चाहिए, वाटर, है ना। तो दो चाहिए, दो चीजें इनमें जरूरी हैं, वाटर जो मॉइस्चर इसको बोल सकते हैं और ऑक्सीजन। रस्टिंग प्रोसेस के लिए वाटर और ऑक्सीजन चाहिए तभी रस्टिंग का प्रोसेस होगा। ओके, समझ में आ गया। तो इट इज ए कोरोसिव प्रोसेस। कोरोसिव मतलब ये कोरोड कर देता, खराब कर देता है उस आयरन को। ठीक है, तो यहां पर देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन देखिए, आयरन आयरन क्या होता है, Fe को बोलते हैं आयरन, और यहां पर ऑक्सीजन O2 और वाटर होता है H2O, होता है ना। तो यहां पर क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड, Fe2O3, और हाइड्रेटेड है तो इसमें वाटर भी जुड़ा होगा, H2O भी जुड़ा होगा। ये है, ये क्या है, ये है हाइड्रेटेड ऑक्साइड Fe2
O3.H2O, क्योंकि ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है। तो जो कोरोजन, जो जंग लगती है चीज़ों में, है ना, जो रस्टिंग होती है, उसमें ये रिएक्शन होता है जब आयरन एक्सपोज होता है एयर में, जिसमें क्या है, ऑक्सीजन भी है और वाटर भी है, तो ये रिएक्ट करके बनाता है आयरन ऑक्साइड, जो कि रस्टिंग की एक लेयर होती है ब्राउन कलर की, जो उस आयरन के ऊपर एक लेयर बना लेती है। और ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है। H2O के भी कंटेंट इसके अंदर होते हैं, वाटर मॉइस्चर भी होता है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई समस्या तो नहीं है रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है? ठीक है, ये आप एक रिएक्शन से समझ सकते हैं इजिली। ठीक है, इतनी सारी चीजें तो ये तो आपको नोट करनी है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, समझने का काम तो सिर्फ आप यहां से भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो रस्टिंग प्रोसेस होती है, इसको हम रोक कैसे रोक सकते हैं? सोचिए आप लोग, अभी हमने क्या पढ़ा कि रस्टिंग के लिए दो कंडीशन चाहिए, एक तो वाटर और एक तो ऑक्सीजन, है ना। तो अगर कुछ हम ऐसा करें कि जो आयरन है या स्टील है वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में ही ना आ पाए, कांटेक्ट ही ना कर पाए, तो रस्टिंग होगी ही नहीं। जब तक ऑक्सीजन वाटर उससे मिलेंगे नहीं तब तक रस्टिंग हो नहीं सकती ना, नहीं हो सकती ना, यही तो कंडीशन थी। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, सबसे सिंपल मेथड, कि जो आयरन का सामान है या स्टील का सामान है उसको हम पेंट कर दें। अगर पेंट कर दें, पेंट की एक लेयर उसके चारों तरफ बन जाएगी, तो ये बताइए ऑक्सीजन उससे रिएक्ट कर पाएगा? नहीं रिएक्ट कर पाएगा। और जब रिएक्शन ही नहीं होगी तो रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा और जो आयरन है वो सेफली वो पेंट के अंदर पड़ा रहेगा। तो आप लोगों ने कई सारे एग्जांपल्स घर में देखे होंगे जिसको हम क्या कर देते, मेटेलिक चीज़ों से बना होता है तो उसको पेंट कर दिया जाता है रस्टिंग से बचाने के लिए। रस्टिंग हो गई तो खराब हो जाता है ना, है ना। तो ये सबसे सिंपल मेथड है रस्टिंग को प्रिवेंट करने का। ठीक है, तो कैसे कैसे कर सकते हैं, देखिए, बाय कोटिंग द आयरन सरफेस विद ग्रीस और ऑयल, है ना। आयरन की सरफेस पे ग्रीस या ऑयल लगा सकते हैं, है ना। और ये क्या कर सकते हैं, या तो उसको पेंट कर सकते हैं, आयरन सरफेस को पेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बोथ द अबव मेथड्स कट ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ मेटल सरफेस विद द एयर एंड मॉइस्चर दस प्रिवेंटिंग रस्टिंग। तो ये जो ग्रीस पोत दिया जाता है, ऑयल पोत दिया जाता है ना, या तो पेंट कर दिया जाता है, तो ये सब क्या कर रहा है, ये आयरन को क्या कर रहा है, ऑक्सीजन और वाटर से कांटेक्ट नहीं होने दे रहा, प्रिवेंट करता है, उससे रस्टिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो और भी कुछ कमर्शियल मेथड्स भी हैं इसके, जैसे कि बाय कोटिंग आयरन विद लेयर ऑफ अदर मेटल्स थ्रू गैल्वेनाइजेशन एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये जो दो यहां पर टर्म आ गए, ये थोड़ा आप नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ जिंक लेयर ऑन आयरन। जिंक की आयरन के ऊपर जब जिंक की लेयर बनती है, जिंक, ये जिंक का फॉर्म वो है सिंबल, है ना। जब आयरन के ऊपर एक जिंक की लेयर बना दी जाती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, अब ऐसे ही किसी और मेटल की लेयर, है ना, डिपोजिशन ऑफ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए क्या लिख सकते हैं, डिपोजिशन ऑफ अ मेटेलिक, है ना, a metallic layer with the help of electricity तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो मेथड है, इसमें क्या होता है, आयरन के ऊपर एक दूसरे मेटल जो कि उसको रस्टिंग से बचा सके, उसकी लाइफ को ज़्यादा लंबा बना सके, खराब होने से रोक सके, तो उस किसी भी ऐसे जब डिजायर्ड मेटल को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से
किसी दूसरे मेटल पे हम चढ़ाते हैं, लेयर बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और जब जिंक की लेयर किसी मेटल पे चढ़ाते हैं या आयरन के ऊपर चढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो दोनों केसेस में अगर आयरन पे कर दिया जाए तो क्या होगा, आयरन के ऊपर एक लेयर बन जाएगी और आयरन में रस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि वो एयर या ऑक्सीजन और वाटर से कांटेक्ट होने में वो कांटेक्ट होता है वो रोक देगा, कांटेक्ट नहीं होने देगा। ठीक है, समझ में आ गया? कोई समस्या नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का है एग्जाम्पल, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगली क्लास में पढ़ेंगे आप लोग। और ये देखिए, ये गैल्वेनाइजेशन का एग्जाम्पल है। यहां पर देखिए एक मोल्टन जिंक लिया गया है, जिंक जो मेल्टेड फॉर्म में है, उसके अंदर देखिए आयरन की चीजों को डाला जा रहा है और आयरन की एक लेयर बन जा रही है, उसको निकाल लिया जा रहा है ना? तो कौन सा प्रोसेस हो गया? गैल्वेनाइजेशन। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली क्या है? एक इसको हम कह सकते हैं ये एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज जैसे कि क्या? जैसे कि हमने क्या किया कि पानी लिया, पानी में हमने शुगर, चीनी को घोल दिया, ढेर सारी चीनी को डाला और हमने उसको चम्मच से घुमाया घुमाया घुमाया, खूब घुमाया और वो डिजोल्व हो गई चीनी। ठीक है, तो चीनी सब डिजोल्व हो गई। लेकिन अगर चीनी हमको दोबारा से निकालनी हो तो क्या होगा? हम उसको धूप में रख देंगे। धूप में रख देंगे तो जो वाटर है, वाटर वेपर्स के फॉर्म में उड़ जाएगा और जो चीनी है, जो शुगर है, शुगर के छोटे छोटे क्रिस्टल्स उसमें जम जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? क्रिस्टलाइजेशन हो गया, क्रिस्टल बन गए। ठीक है, तो ये एक क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है। इसी प्रोसेस से ये जो सॉल्ट, जो हम लोग घरों में नमक खाते हैं ना, ये सारी चीजें बनती। ओके, आइए देखते हैं क्या है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइजेशन। प्योर सब्सटेंसेस, तो इसमें हमेशा प्योर सब्सटेंस का क्रिस्टल बनता है ना? हमेशा नहीं, कभी कभी कुछ ऐसे सब्सटेंस बनते हैं जिसमें मतलब अलग एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं लेकिन सब्सटेंस एक ही होता है। ठीक है, तो उसको हम प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं। तो क्रिस्टल में हमेशा प्योर सब्सटेंस का क्रिस्टल बनता है। ठीक है, ये मैंने चीनी वाला एग्जांपल दे दिया आप लोगों को। और क्या है? और सैचुरेटेड सॉल्यूशन से बनता है हमेशा। क्या है सर ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन? है ना? एक बार इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस का क्रिस्टल बनाना फ्रॉम देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन से, इसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस। यही क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बेसिकली सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? हमने चीनी लिया, पानी में हम घोलते गए घोलते गए घोलते गए घोलते गए, एक ऐसा टाइम आएगा, है ना, 1 चम्मच डाल दिया, 2 चम्मच डाल दिया, 3 चम्मच डाल दिया, एक ऐसा टाइम आएगा जब चीनी जो है घुलना बंद हो जाएगी, चीनी डिजोल्व होना बंद हो जाएगी। तो उस टाइम पे जो सॉल्यूशन हमको मिला, जब हम और चीनी उसमें डिजोल्व नहीं कर सकते, तो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो फर्दर जब हम उसमें कुछ डिसॉल्व ना कर पाए तो वो सॉल्यूशन क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से हम जब क्रिस्टल को ऑब्टेन करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्या बोला जाता है? क्रिस्टलाइजेशन। सब्सटेंसेस लाइक शुगर, सॉल्ट, यूरिया एंड कॉपर सल्फेट। ये देखिए, ये कॉपर सल्फेट का एग्जांपल मैंने लिया है। कॉपर सल्फेट ब्लू होता है ना, ब्लू अभी ग्लास में डिसॉल्व था, पिछला हमने पढ़ा था, है ना? तो कॉपर सल्फेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन। तो जो क्रिस्टल्स हैं, किसके? शुगर के, सॉल्ट के, यूरिया के या कॉपर सल्फेट के, इसके क्रिस्टल्स बनाए जा सकते हैं किस प्रोसेस से? क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से। ठीक है, अब क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है वो समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज because it is reversible and involve
ओनली चेंजेस इन शेप एंड साइज। तो क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसको रिवर्स किया जा सकता है। जो चीनी के क्रिस्टल मिले उसको दोबारा हम पानी में तो घोल सकते हैं ना, रिवर्सिबल है ना। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। और इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, इसमें शेप चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है ना, क्रिस्टल्स का। इसमें कोई नया प्रोडक्ट थोड़ी बन रहा है। जो पानी में हमने घोला चीनी, वो घुलने के बाद भी चीनी ही थी, है ना, उसके क्रिस्टल भी बने तो वो भी क्या है, चीनी ही है। तो कोई नया प्रोडक्ट थोड़ी बन रहा है कि नहीं। तो ये क्या है, एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, द कॉपर सल्फेट इज ए ब्लू कलर्ड क्रिस्टल दैट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो यहां पर आप लोग देखिए, कहां पर, यहां पर ये ग्लास में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था ना, क्या है ये, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। तो ये क्या है, कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व कर दिया गया है, तो उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। जब वाटर में किसी चीज को डिसॉल्व कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक। अब हमने अगर इसको हीट किया तो वाटर तो उड़ जाएगा, तो बचेंगे क्रिस्टल किसके, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बचेंगे, और वो भी क्या होंगे, ब्लू कलर के ही होंगे, जैसा कि आप लोग यहां देख पा रहे हैं, है ना। यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं। ये क्या है, ये है कॉपर सल्फेट, है ना। अब आप लोग बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो केमिकल फॉर्मूले में डील करना सीखिए थोड़ा, है ना। अब इन सब चीजों से फैमिलियर हो जाओ थोड़ा, ओके। चलिए, तो ये क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, कैसे होता है, वो हमने पढ़ लिया। एक केमिकल चेंज है, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं छोटे से, उसको डिस्कस कर लेते हैं, और ये चैप्टर हो गया हमारा खत्म। और इसमें कुछ नहीं पढ़ना आप लोगों को, ठीक है। तो जैसे क्लासिफाई द, एक क्वेश्चन मैंने उठाया है, क्लासिफाई द चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंज। कुछ प्रोसेस ली गई हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब इनको बता रहा है कौन सा फिजिकल चेंज हो रहा है कहां पर, और कहां पर केमिकल चेंज हो रहा है। तो आइए देखते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है, क्या है, यहां पर एक नया प्रोडक्ट बनता है ना, ये क्या है, एक केमिकल चेंज है, क्या है, केमिकल है। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, शुगर को वाटर में डिजॉल्व कर दिया गया, ये क्या है, ये तो फिजिकल है ना। समझ में आ रहा होगा। बर्निंग ऑफ कोल, जब किसी चीज को जला दिया, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट बनता है, यहां पर क्या है, ये केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स को मेल्ट कर दिया गया और फिर उसको हमने फ्रीज कर दिया, सॉलिड हो गया, है ना। तो ये तो रिवर्सिबल हो गया ना। तो ये क्या है, ये भी एक फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज, ठीक है। बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम को पीट के पतली सी फॉइल बना देना, क्या है ये, क्या है, फिजिकल चेंज है ना। फिर उस एल्यूमिनियम को फिर हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में बना सकते हैं ना। तो ये भी क्या हो गया, ये भी फिजिकल चेंज है, क्या है, फिजिकल चेंज, ठीक है। चेंज नहीं लिख रहा हूं, समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड जो हमारे पेट में डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको भी हम रिवर्स नहीं कर सकते, है ना। तो ये भी क्या है, ये है क्या, केमिकल चेंज, ठीक। तो ये रही, यह आपके पूरे चैप्टर में जो चीजें थी वो मैंने बता दी। और कुछ एक दो एग्जांपल्स मैं अपनी तरफ से और आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस तो सुना होगा आप लोगों ने, सुना है ना फोटोसिंथेसिस, है ना। क्या होता है, प्लांट अपना खाना बनाते हैं, किससे, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। तो उसकी जो केमिकल वो क्या है, एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस कौन सी है, वो केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन होती कैसी है ना। तो जो प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की हेल्प से, और क्या चाहिए उनको, चाहिए एक तो सनलाइट चाहिए, क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, धूप, है ना। जादू नहीं है, जादू नहीं, लेकिन धूप चाहिए इसको, ठीक है।
सनलाइट और चाहिए क्या, और चाहिए क्लोरोफिल। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल पिगमेंट, जिससे वो अपना फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बनाते हैं क्या, फूड, फूड ग्लूकोज है ना, कार्बोहाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6 है ना। ये जो प्लांट का क्या है, फूड है, और प्लस ऑक्सीजन भी ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन भी बनता है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसका केमिकल रिएक्शन ये है, प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बनाते हैं क्या, ये क्या है, ग्लूकोज है, इसको हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो इसका फूड होता है, और क्या करते हैं, रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज का एग्जांपल है। ओके, समझ में आ गया। एक और आप लोग देखिए, एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है ना, क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक एसिड को, अगर एक एसिड को रिएक्ट करा दिया हमने बेस से, एक एसिड को रिएक्ट करा दिया हमने बेस से, तो इसमें बनता है क्या, इसमें बनता है एक सॉल्ट और बनता है वाटर, सॉल्ट बनता है और क्या बनता है, वाटर बनता है। एसिड को एक बेस से जब रिएक्ट कराते हैं तो ये एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, है ना, वो उसकी एसिडिटी खत्म हो जाती है और इसकी बेसिसिटी खत्म हो जाती है ना, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और बन जाता है सॉल्ट। ठीक है, ये ना एसिड होगा ना बेस होगा, और इसके साथ साथ वाटर का फॉर्मेशन होता है, और इस रिएक्शन में थोड़ी हीट भी निकलती है, ये रिएक्शन में थोड़ी हीट भी निकलती है ना, हीट भी निकलती है। मैंने बताया था ना, केमिकल रिएक्शन में गैस भी निकल सकती है, हीट भी निकल सकती है, साउंड भी निकल सकती है, लाइट भी निकल सकती है ना, इसमें हीट निकलती है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, अगर हम HCl जो कि क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है NaCl, NaCl प्लस वाटर और प्लस हीट भी निकलती है, प्लस हीट भी निकलती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिख दूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। ठीक है, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या है, ये एक बेस है, और ये क्या है, ये एक एसिड है। ये दोनों जब रिएक्ट होते हैं एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिससे बनता है सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। क्या है ये है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये बन गया क्या है, ये है एक सॉल्ट, और निकलता है वाटर और प्लस हीट। ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लगभग पूरा चैप्टर हमने खत्म कर लिया है। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया पढ़ाते हुए, आप लोगों को भी मज़ा अगर आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। और अगर मज़ा आप लोगों को आ रहा है तो क्या करिए, हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं आप लोगों से एक नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में मिलूंगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खूब पढ़ाई करिए, एग्जाम का टाइम चल रहा है, अच्छे मार्क्स लाइए। ओके, बाय, थैंक यू वेरी मच।